देखो भाई, जो लाइफ में जब आदमी सक्सेस हो जाता है ना, तो सक्सेस सबको दिखती है कि यार भई अजय ठाकुर डीएसपी बन गया या अजय ठाकुर कहाँ पहुँच गया, है ना? पर लेकिन जो इसके पीछे का हार्ड वर्क है ना, वो कोई नहीं देखता लाइफ में। और ये रियलिटी है इस चीज़ की। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं ऐसे ही यहाँ तक नहीं पहुँचा। जब मैंने स्कूल टाइम में खेलना शुरू किया ना, तो स्कूल टाइम में मैं कभी नहीं हारा, है ना? जो मैं स्कूल की 10वीं तक कॉम्पिटिशन खेला, कभी नहीं हारा। फिर जब मैं कॉलेज में गया, मैं कॉलेज में रहते हुए मैं 4 बार खेला इंटर कॉलेज, चारों बार फर्स्ट है, तब भी मैं कभी नहीं हारा। मेरी लाइफ की पहली जो मेरी सीनियर स्टेट थी, है ना? अभी तो कोई 1 बार जीत जाए, 2 बार जीत जाए, 3 बार जीत जाए या 4 बार जीत जाए, 5 बार जीत जाए, वो मतलब वो गुणगान करने से नहीं हटते, है ना? मेरी पहली सीनियर स्टेट थी 2004 में, हम लोग फर्स्ट आए नालागढ़ में। सॉरी 2003 में हम नालागढ़ में फर्स्ट आए, 2004 में फिर मैं हॉस्टल में चला गया, हम वहाँ फाइनल खेले, पर हम फाइनल लूज़ कर गए। उसके बाद आप यकीन नहीं करेंगे, 2005 की सीनियर स्टेट से लेके 2021 तक सीनियर स्टेट कंटिन्यू मैं चैंपियन बना, मैं कभी नहीं हारा। उसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास अच्छी टीम थी, मैं जिस टीम से भी खेला, मुझे लगता है बीच में 2-3 बार टीम चेंज हुई। सबसे पहले मैं फिर 2005 में मैं साई से खेला, हम विनर हुए। उसके नेक्स्ट ईयर फिर मैं साई से खेला, फिर हम विनर हुए। फिर मैं वहाँ से आ गया, तो हम सोलन से गए, अब मुझे याद नहीं, पता नहीं कहाँ गए थे खेलने। फिर हम सोलन से फर्स्ट आए। उसके बाद फिर एक बार क्या हुआ कि हमारे यहीं एक नज़दीक गाँव है राजपुरा, तो वहाँ पे सीनियर स्टेट हो गई, मैं कहीं गया हुआ था। तो उस टाइम पे एक तो सोलन की मेन टीम कर दी, एक बीवीएन दूसरी टीम कर दी, जिसमें सारे मेरे गाँव के खिलाड़ी थे। तो जैसे ही मैं घर छुट्टी आया, मतलब कि 1 दिन पहले, तो मुझे पता लगा कि भाई यहाँ पे सीनियर स्टेट चली है हमारी। तो मुझे मेरे गाँव में जैसे जो बच्चे थे वो इकट्ठा करके ले गई, चल चल भाई यार तैने हमारी टीम में खेलना है। गाँव के बच्चे थे हमारे सारे, क्योंकि उस टाइम पे जो मेन खिलाड़ी थे वो सोलन ए में लगे खेलने सभी। जो बीवीएन की टीम है उसमें पूरा सेट, मुझे अभी भी याद है कि पूरे के पूरे जितने जो बच्चे बच जाते हैं उनकी एक टीम बना दी थी बीवीएन। उसमें सब मेरे गांव के खिलाड़ी थे, या छोटे जो प्लेयर होने बेचारे 2-4 राजपुरे के खिलाड़ी थे, छोटे प्लेयर बिल्कुल। तो मैं उनमें खेला, हम फिर भी फर्स्ट आए, वहाँ पे भी हम फर्स्ट आए। फर्स्ट आने का मतलब ये नहीं, मेरा मैच कभी ऐसे नहीं हुआ कि मैं कभी 2 पॉइंट से जीता या 4 से जीता, नहीं। एक तरफा मैच, मतलब कि जिसको बोलते हैं वन साइडेड। 10 नंबर से, 15 नंबर से, 20 नंबर से, ऐसे ही जीता मैं हमेशा। फिर मैं पुलिस से खेला एक बार, मैं मोटिव जो मुझे याद है, मैं पुलिस से खेला तो पुलिस की टीम फर्स्ट आई, 15 साल के बाद पुलिस जीती। तो मैं जिस टीम से खेला वही टीम फर्स्ट हुई। मैं इतना मेरा लंबा मैंने रिकॉर्ड बनाया है हिमाचल में ना। तो 1-2 सीनियर स्टेट में खेल नहीं पाया। एक मुझे याद है, एक बार मैं वर्ल्ड कप में था, तो हाँ, मैं वर्ल्ड कप में था। एक मुझे लगता है मैं एशियन गेम में था। ये 2 सीनियर स्टेट बीच में मेरी मिस हुई है। बाकी मैं लगातार चैंपियन रहा इतनी इतनी देर तक। और डिपार्टमेंट नेशनल खेला हूँ मैं 5 बार। तो पाँचों बार हम फाइनल खेले हैं, जिसमें हम 3 फर्स्ट हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे कि कंटिन्यू पाँचों बार ही मैं डिपार्टमेंट नेशनल का बेस्ट ऑलराउंडर हूँ, लगातार कंटिन्यू। तो फिर बीच में प्रो कबड्डी आ गई 2014 में। मुझे अभी भी याद है, जब हम बेंगलोर में इंडिया टीम का कैंप लगा था, वहाँ पे वो आए, तो उन्होंने बोला कि भाई जो ए ग्रेड के प्लेयर है ना, ए ग्रेड उस टाइम माना जाता था जो इंडियन टीम में खेला हो, है ना, इंडिया टीम में खेला हो, है ना, या जिसने पार्टिसिपेट किया हो इंडिया की तरफ से, उसको ए ग्रेड का प्लेयर मानते थे। बी ग्रेड जो मतलब नेशनल चैंपियन हो, सी ग्रेड में जिसने पार्टिसिपेट किया हो, ऐसे ऐसे कैटेगरी बनाई थी। तो चारू शर्मा जी आए, तो उन्होंने बोला कि जो ए ग्रेड का प्लेयर होगा ना, उसको 4 लाख रुपए मिलेंगे प्रो कबड्डी में। मैं बड़ा खुश हुआ, हम ध्यान से सुन रहे उनकी बातें। और जो बी ग्रेड का प्लेयर है उसको 2 लाख, ऐसे सुनो ना कैटेगरी हमें बताई। तो मैं ना अपना काउंट कर रहा अपने मन में कि यार मैं तो चलो 5 साल और खेलूंगा, मेरे पास 20 लाख रुपए हो जाएंगे, है ना। तो मैं सोचा, मैं बड़ा खुश कि यार 4 लाख रुपए देंगे खेलने का ये। क्योंकि उस टाइम कबड्डी में प्राइज ही ऐसे होता था, 1 लाख रुपए, 51 हजार रुपये, वो भी ऑल इंडिया में। हमारे लोकल में उस टाइम 31 हजार, 21 हजार ये इनाम चले हुए थे। आजकल तो हमारे लोकल में भी 71,000, 1 लाख रुपए भी कहीं ना कहीं रख देते हैं। तो बड़ी खुशी हुई, तो मैंने सोचा यार 20-25 लाख रुपए तो मैं मतलब बना लूंगा।
पर जब ऑक्शन हुआ तो मैं 12 लाख रुपए में मेरा ऑक्शन प्राइस गया 12 लाख रुपए में ना। तो बड़ी ऐसे लगा कि यार मतलब कि भी 12 लाख रुपए। और ये एक संशय ये भी था मेरे मन में कि यार पता नहीं देंगे, पता ही नहीं देंगे। क्योंकि लोग हम तो लोगों से सुनते थे कि यार 12 लाख रुपए कौन देगा यार कबड्डी खेलने का। ऐसी-ऐसी बातें चली, हमें लगा कि यार वाक़ई में 12 लाख रुपए कौन देगा यार कबड्डी खेलने का। चाहे हमारी गेम उस टाइम कुछ भी थी पर इतनी बड़ी, क्योंकि फर्स्ट टाइम होना था। तो मैंने कहा यार 12 लाख रुपए तो नहीं देंगे यार, कहीं ये कागज़ों में तो ही नहीं होगा। तो जब हम प्रो कबड्डी में गए, हमने वहाँ स्टैंडर्ड देखा, मैंने कहा यार ये तो मतलब वो तो पैसे की केयर ही नहीं कर रहे थे हमारे जो ओनर थे। वो तो जो आप मुँह से बोल रहे थे वही आपको लेकर दे रहे थे। मुझे लगा फिर वो पैसे भी आ गए 12 लाख रुपए। मुझे लगा नहीं भाई ये तो है कुछ, अभी कुछ बड़ा होने वाला है। तो प्रो कबड्डी काफ़ी लंबी खेला मैं, काफ़ी लंबा टाइम तक खेलता रहा। मैं अभी तक खेलता अगर मेरी रीढ़ की हड्डी में इंजरी ना होती। तो वो भी मेरा काफ़ी अच्छा रहा प्रो कबड्डी में भी। मैं फर्स्ट सीज़न, सेकंड सीज़न, थर्ड, फोर्थ में मैंने फर्स्ट और सेकंड सीज़न में मैं टॉप 3 में रहा। फिर मेरे नी में इंजरी हो गई। मुझे अभी भी याद है कि हाँ, मेरे नी में इंजरी हो गई थर्ड सीज़न में। तो वो मेरा सीज़न ख़राब हो गया। फोर्थ सीज़न में मैंने ऑपरेट करवा लिया मार्च महीने में। फिर जून जुलाई में प्रो कबड्डी की मैं जैसे-जैसे फिर खेला। पर वो इतने अच्छे सीज़न रहे नहीं मेरे, 3 और 4। फिर 5वें सीज़न में मैं फिर प्रो कबड्डी में जब मैंने प्रो कबड्डी मैंने ख़त्म की तो मैं सेकंड टॉप पर रेडर था। और सीज़न 6 में भी मैं टॉप रेडर था। तो काफ़ी अच्छा रहा मेरा प्रो कबड्डी का जो अरसा है वो भी अच्छा रहा। तो फिर 2016 में ही वर्ल्ड कप की डेट निकल गई। मैं उस टाइम जब मैं वर्ल्ड कप का मतलब डेट निर्धारित हुई तो उस टाइम मैं ना मेरे नी में इंजरी थी और मैं इतना अच्छा खेला नहीं था, है ना। 2015 और 16 मेरा बड़ा कमज़ोर गया था। तो मुझे कई लोगों ने बोला कि तेरा सिलेक्शन नहीं होगा वर्ल्ड कप में, है ना। पर लेकिन मैंने प्रैक्टिस इतनी की हुई थी, मुझे ये लग रहा था कि मैं खेलूँगा वर्ल्ड कप। तो उस दौरान क्या हुआ ना, मेरे भाई की डेथ हो गई, मेरे कज़न ब्रदर की, वर्ल्ड कप के। तो मैं ना वर्ल्ड कप छोड़ के ही आ गया। फिर मैंने सोचा छोड़ो यार, पहले ही गहलोत साहब भी मना कर रहे हैं खेलने के लिए। तो और मैं घर पे था ही, तो मैंने सोचा जाना ही नहीं मुझे ट्रायल के लिए ना। तो मैंने दीपक हुड्डा को फ़ोन किया क्योंकि 13 तारीख के ट्रायल थे। तो मैंने दीपक हुड्डा को फ़ोन किया कि भाई ट्रायल में कौन कौन सेलेक्ट हुआ। उसने बोला यार ट्रायल तो क्या हुआ, कैंसिल हो गए हमारे। जैसा कि ऐसा लग रहा कि मैं भी शायद मेरे लिए हुआ हो। तो मैं बोला कल है ट्रायल। तो मैंने 14 तारीख को उसको फ़ोन किया, उसने बोला नहीं आज भी कैंसिल हो गए। फिर मैंने उसको 15 को फ़ोन किया, बोला आज भी कैंसिल हो गए। फिर मैंने 16 को फ़ोन किया, बोला आज भी कैंसिल हो गए। फिर बोला कल है। फिर 16 तारीख को मैं अपने भाई के, जैसे भाई के घर बैठे रहते थे उस टाइम, डेथ हुई थी उसकी, 3-4 दिन हुए थे। तो मैं वहीं ऐसे ना घर के कपड़ों में बैठा हुआ था। तो मुझे कॉल आया बलवान सिंह कोच साहब का और एक अपने सर थे जो 5th सीजन में मेरी टीम के कोच थे, भास्कर सर, उनका भी मुझे कॉल आया कि कल बेटे ट्रायल है, तू आ जा। रात के कुछ 10 या 11 बजे होंगे। तो मैंने बोला कि सर आप मुझे अगर दिन में फ़ोन करते तो मैं आ भी जाता, अभी तो कोई फ़्लाइट भी नहीं है। पर मेरा भाई वहाँ सुन रहा था बैठा, वो बोलता तू चला जा, मैं जब तू दिल्ली पहुँचने वाला होगा ना मैं तेरी फ़्लाइट की टिकट करवा दूँगा। तो मैं यहाँ वहीं से निकल गया मैं वह ना अपना। तो जब मैं वहाँ दिल्ली के आसपास पहुँचा तो मैंने मेरे भाई को कॉल कर दी कि मैं पहुँच गया दिल्ली। तो जो भी कोई फ़्लाइट है, मैं सुबह 5-6 बजे दिल्ली पहुँचा। तो उसने मेरी 6 साढ़े 6 बजे की फ़्लाइट करवा दी गांधीनगर की। तो मैंने फ़्लाइट ली और जैसे ही मैं गांधीनगर पहुँचा 8-9 बजे, तो दीपक हुड्डा और मजीद चिल्लर जी जा रहे थे। बोल रहे मेरे को बोला ना तू आ गया। मैंने कहा हाँ जी आ गया। और फिर मैंने भी जल्दी जल्दी कपड़े चेंज किए, मैं भी ट्रायल में पहुँच गया। अब यकीन नहीं करोगे, कहाँ तो गहलोत साहब मुझे ऐसे बोल रहे थे कि भाई तेरे को लेके नहीं जाना है। मेरी कैच ही नहीं हुई वर्ल्ड कप ट्रायल में, कोई भी सिंगल कैच भी। तो गहलोत साहब को लगा कि यार ये कहीं ऐसे तुक्के तो नहीं लग रहे हैं, मतलब कि ऐसी तो नंबर लेके जाए। फिर उन्होंने क्या किया, इंडियन टीम खड़ी कर दी और मेरे को उन्होंने बोला कि भाई जितने भी रेडर है ना सारे आ जाओ, सब 3-3 रेड मारेंगे। तो वो 3-3 रेड करवाई, उसमें भी मेरी कैच नहीं हुई। तो उसके बाद गहलोत साहब ने मुझे फिर से बुला के स्पेशल बोला कि अजय ठाकुर 3 रेड मारेगा, इन तीनों में अगर कोई जो इसकी कैच करेगा ना उसको हम पक्का सेलेक्ट करेंगे। फिर पर वो 3 रेड मैंने की थी, वो भी मेरी कैच नहीं हुई थी। ये मेरी वर्ल्ड कप की स्टोरी है। फिर वर्ल्ड कप का जो आगे हम गए वर्ल्ड कप में, जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो वहाँ 14 मेंबर्स खेलने थे अंदर। तो हमारा नेक्स्ट डे हमारा मैच था बांग्लादेश के साथ ना।
तो मेरी आदत है थोड़ी सी कि मैं थोड़ा डिसिप्लिन में रहता हूँ जैसे ना, तो शांत स्वभाव के कारण मैं ना कोच के हमेशा साथ बैठता था। तो वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है अंदर खेलने की इंडिया टीम में कि सबके सभी बेस्ट होते हैं। अगर 14 मेंबर हैं तो 14 के 14 मेंबर ही बहुत अच्छे होंगे, और उसमें ये भी दिक्कत रहती है किसको अंदर खिलाएं किसको बाहर बैठाएं, क्योंकि सभी बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं। सो दिक्कत ये थी। तो जब मैं नेक्स्ट डे उस मैच को मैं बिल्कुल कोच साहब के पास बैठा था, तो फिर हम लोग जो हमारे अंदर प्लेयर खेलते उनकी कैच हो गई एक दो ना, तो कोच साहब हमें चिल्ला रहे, तुम लोगों को मैं बोलता था कि तुम लोग मेहनत नहीं करते ये वो। मैंने कहा कोच साहब आप एक और मौका तो देके देखो। तो कोच साहब ने बलवान कोच साहब ने मित्र वैसे बड़ी वो ऐसे गुस्से से देखा कि तू क्या कर लेगा, ऐसे बोले मुझे। मैंने कहा कोच साहब 2 मिनट आप देख मौका तो देके देखो। तो बोले चलो हो तैयार। फिर मैंने नी को जल्दी जल्दी चढ़ाए, और फिर मुझे डर भी लगा कि यार मैंने इतनी बड़ी बात बोल भी दी, अगर मैं अंदर जाके अच्छा नहीं खेला तो पता नहीं क्या बोलेंगे। पर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत था क्योंकि प्रैक्टिस बहुत की हुई थी। तो जैसे ही मैं अंदर गया वही 2 मिनट वाली बात हो गई, मैंने 2 मिनट में ही मेरे को लगता है मैंने बांग्लादेश को पेनल्टी दे दी थी। तो फिर जो हमारे जनार्दन सिंह गहलोत जी जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने आगे बोला कि यार ये लड़का अंदर ही खेलेगा, ये लड़का बिल्कुल अंदर खेलेगा हमारा ना। और तो मैं अंदर ही खेला फिर पूरे मैच, और मैं आपको यकीन नहीं होगी मैं 4-5 जो मैच थे मैं कंटिन्यू खेला। तो कंटिन्यू मैंने वर्ल्ड कप में कंटिन्यू सुपर 10 लगाए थे है ना। और मैं वर्ल्ड कप का बेस्ट हिटर निकला था पूरे वर्ल्ड कप का, जहाँ जितने भी हमारे मैच हुए, और टॉप स्कोरर भी था मैं वर्ल्ड कप का। और मेरी लाइफ में वर्ल्ड कप की अहम भूमिका है, क्योंकि मुझे लगता है वर्ल्ड कप से बड़ा इवेंट अगर कोई ओलंपिक के बाद कोई सबसे बड़ा इवेंट है तो वो वर्ल्ड कप है। और मैं वो खेला हूँ और मैं उसका बेस्ट रेडर रहा हूँ, तो मेरे लिए बड़ी प्राउड की बात है। हाँ, तो वर्ल्ड कप के बाद मैं इंडियन टीम का कैप्टन बन गया है ना। जैसे ही मैं कैप्टन बना फिर हम लोग मुझे अभी भी याद है एशियन चैम्पियनशिप के लिए गए हम। तो एशियन चैम्पियनशिप में हम लोग ईरान गए थे, वहाँ वन साइडेड एक तरफा हम लोग जीते थे। काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा था हम सभी का वहाँ पे। उसके बाद एक मास्टर दुबई कप हुआ था, बहुत ज़बरदस्त इवेंट था हमारा वो। तो जब हम मास्टर दुबई कप में खेलने गए ना, उस टाइम हमारा कुछ इशू चल रहा था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। और मास्टर दुबई कप में हमारे जो फर्स्ट 2 मैच थे ना वो दोनों ही पाकिस्तान के साथ थे, तो बड़ा प्रेशर था। आप यकीन नहीं करेंगे उस टाइम हमारे जो सेंटर के खेल मंत्री थे वो श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर जी थे। वो खुद मैच देखने आए थे और टीम को बेस्ट ऑफ लक बोलने आए थे, क्योंकि कबड्डी उस टाइम बहुत पॉपुलर थी। तो वो दुबई खुद आए थे मैच देखने के लिए, और मुझसे मिले वो मैच के पहले कि क्या है किस तरीके से खेलोगे। मैंने कहा सर आप टेंशन मत लो, हम बहुत अच्छा खेलेंगे और अच्छा करके दिखाएंगे। तो मैच के बाद वो मुझे मिले थे कि आपने बहुत अच्छा प्ले किया, और मुझे उन्होंने स्पेशली बोला था कि यार मैंने आपके जैसा प्लेयर नहीं देखा कि ऐसे आप बड़े कूल माइंड होके खेलते हो है ना। और बिल्कुल भी मतलब वो ऐसे बोलते ना कि आपका पेशेंस लेवल कभी मैंने देखा ही नहीं कि थोड़ा सा भी डगमगाया हो, है ना। तो फिर उन्होंने मुझे बोला था, मैंने उनको बोला था कि सर मेरी अर्जुन अवार्ड की फ़ाइल है, अगर आपका आशीर्वाद हो तो मुझे इस बार अर्जुन अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि सर मैं काफ़ी समय हो गया मुझे कबड्डी खेलते हुए, मेरे काफ़ी टूर में मैंने पार्टिसिपेट किया, इंडिया के लिए काफ़ी टाइम से खेल रहा हूँ। तो उन्होंने तब मुझे बोला था कि हम आपको ना एक अच्छा गिफ्ट देंगे। उसके बाद मुझे लगता है कि फिर मुझे पद्मश्री के लिए नॉमिनेट किया गया था भारत गवर्नमेंट द्वारा। तो अभी मैं कोचिंग कर रहा हूँ। पहले मैं दबंग दिल्ली टीम का हिस्सा रहा हूँ। मैं कुछ कारणों की वजह से दबंग दिल्ली जो टीम है वो ज्वाइन नहीं कर पाया। अभी मैं अपने पलटन टीम का कोच हूँ, और मुझे लगता है कि मैं काफ़ी लंबा अरसा तक उनके साथ जुड़ा रहूँगा। और लकली मैं क्योंकि इसमें लक मानता हूँ अपना, क्योंकि वहाँ प्लेयर्स कोई किसी से कम नहीं है। लकली मेरी टीम बहुत सेट खेली, और इस सीजन टेबल टॉपर थी। फाइनल में आकर एक चूक की वजह से हम लोग हार गए, पिछड़ गए। पर टीम में मेरी में कोई कमी नहीं थी, बहुत वेल डिसिप्लिन्ड बच्चे थे। और मैंने एक बात और देखी कि जितने भी महाराष्ट्र के खिलाड़ी हैं उनमें डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है। तो सबसे बड़ी बात की प्रैक्टिस को लेकर के उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आप प्रैक्टिस करो या जिम जाओ, वो खुद से करके लेते हैं। तो ये मैं अपने आप को लकी समझूंगा कि मैं उस टीम का हिस्सा बना।